Welcome to SR Study. Myself Soumya Mishra, your guide for English literature and language. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर की पोएम दैट इज डस्ट ऑफ द स्नो. So before commencing this particular poem, I would like to share some thoughts with you all. अब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती होंगी जो बहुत ही डिमीनिंग सी, बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशंस आती हैं जब आपको लगता है कि मेरी लाइफ में तो कोई इंस्पिरेशन है ही नहीं. अब कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें. इट्स लाइक लाइफ के आगे आपके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. ठीक है, तो आपको समझ नहीं आता है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे करना है, क्या माइंडसेट रखना है. तो बस इसी के बारे में ये पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं. तो पोएम स्टार्ट करने के पहले, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पोएम का डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ और थोड़ी सी हम लोग उसके बारे में भी बातें करेंगे कि पोएम में बताया क्या गया है, बेसिकली थीम्स कैसी हैं, ठीक है, और फिगर ऑफ स्पीच कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं वो सब मैं आपको पहले बता दूँ. So, let's start. Dust of Snow reflects Robert Frost's ability to find profound meaning in everyday moments. अच्छा, एक और चीज़, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब जिन्होंने पोएम लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो हमेशा उनको एक बोला ही जाता है नेचर पोएम. आप वो पता करने के लिए कैसे करोगे, इनके कोई भी आप पोएम को उठा के देख लीजिए, इन्होंने नेचर का डिस्क्रिप्शन उसमें ज़रूर से ज़रूर दिया होगा. वैसे ही इस स्टोरी में भी, इस पोएम में भी आपको देखने को मिलेगा. एज वी कैन ऑलरेडी जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइटल डस्ट ऑफ स्नो, स्नो इज़ अ नेचुरल कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक नेचर का कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसमें भी इन्होंने कुछ नेचुरल का एलिमेंट डाला ही डाला होगा. ठीक है, एबिलिटी टू फाइंड प्रोफाउंड मीनिंग इन एवरीडे मोमेंट्स थ्रू द सिम्बॉलिक यूज ऑफ नेचर. अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या यूज़ हुई है, सिम्बॉलिज्म. इस पोएम में सिम्बॉलिज्म यूज़ हुई. सिम्बॉलिज्म इज बेसिकली कि जब आप पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के थ्रू कुछ समझाना चाह रहे हो, उसको हम लोग सिम्बॉलिज्म कहते हैं. फ्रॉस्ट शोज दैट इवन द ब्लीकेस्ट सिचुएशन कैन ऑफर मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी. ब्लीकेस्ट मतलब होता है डार्केस्ट सिचुएशन, डार्केस्ट या फिर जितनी भी आपकी टेंस्ड सिचुएशंस होती है उसके बारे में बात किया गया है. अगर आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आ रहा है, अब आपको कहीं से मोटिवेशन नहीं आ रही, कहीं से इंस्पिरेशन नहीं आ रही, तो आप एक ऐसे सिचुएशन खड़े हो कि जहां आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. तो ऐसे पॉइंट पे आने के बाद भी आपको एक नई उम्मीद जो होती है, ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव ऑरा जो आप बनाना चाहते हैं, वो आपको कैसे मिलेगा, आपको इस पोएम में सिखाई गई है. And redemption. The poem encourages readers to stay open to small, seemingly insignificant occurrences. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अब पोएम में मेन बात ये बताई गई है कि हमें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए. ठीक है, जो भी हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको एनालाइज करो, उसको नोटिस करो, और वही हमें आगे जाके एक बड़ा रिजल्ट दे सकती हैं. पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, अभी आप लोग के बोर्ड्स आने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग को पढ़ाई पे बहुत फोकस होगा. अब आप लोग क्या रोज़ 24 घंटे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो. आप अगर रोज़ 1 घंटे भी, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूँ, अगर आपने रोज़ 1 घंटे भी ढंग से पढ़ाई करी इंग्लिश के लिए, आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लगभग 60 से 70% आप प्रिपेयर्ड रहेंगे. क्या ये एक बार में आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली? नहीं. आपने छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब 24 घंटे में से आपने सिर्फ 1 घंटा ही दिया इंग्लिश को, लेकिन बस वही छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके एक बड़ा रिजल्ट आपको देने का वादा करती हैं. ठीक है, दैट मीन चेंज देयर पर्सपेक्टिव और इम्प्रूव देयर मूड. बेसिकली अगर आपको इसे समझ में नहीं भी आ रहा, तो मैं आपको एक सिंपल से शब्दों में बता देती हूँ. इस पोएम में ये बताया गया है कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं. ठीक है, उसको और ज़्यादा प्रॉस्पेरस और ज़्यादा फ्लरिश बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट डिमीनिंग योर लाइफ, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग आइडल कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, कोई मोटिवेशन नहीं है. तो ये सब सोचने के बजाय आप छोटी छोटी चीज़ों में कैसे खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में ये पोएम है. तो चलिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी शुड स्टार्ट अ पोएम. ऑल्दो वैसे ही बहुत ही छोटी सी पोएम है, बट इसका जो एनालिसिस है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत ही डीप है. ठीक है, मतलब ये नहीं कि पोएम बस बोल दी गई है तो आपने इसको समझ ली लाइन बाय लाइन. नहीं, इस पोएम को पढ़ने का सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि आप इससे एक चीज़ सीखेंगे, और वो ये चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस अराइज होती हैं जब आपको कोई सोल्यूशन, मतलब कोई समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जब आप ऐसे सिचुएशंस पे खड़े होते हैं,
तब आपको एक एक उम्मीद जिसे हम लोग कहते हैं एक आएगी, ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि नहीं हम आगे कुछ कर सकते हैं। तब अभी मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमको आगे भी कंटिन्यू करना है और इसी जज्बे के साथ, इसी इंस्पिरेशन के साथ कंटिन्यू करना। लेट्स स्टार्ट। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। अच्छा, एक और चीज़, सबसे पहले मैं आपको, या आप लोग इस पिक्चर को देख लीजिए, ठीक है। इस पिक्चर को आप लोग देखेंगे तो आप थोड़ा सा डिपिक्ट कर पाएंगे कि सिचुएशन कैसी है। अब जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं। हेमलॉक इज अ काइंड ऑफ ट्री, जैसे ओक ट्री, पाम ट्री, पाइन ट्री वैसा होता है, वैसे ही एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं। और उस ट्री पे एक क्रो है, एज यू कैन सी, ठीक है। उस ट्री पे एक क्रो है और यहाँ पे पोएट है। बेसिकली यहाँ पे आपको पोएम में 3 चीज़ें मिलेंगी। हेमलॉक ट्री, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। हेमलॉक ट्री मिलेगा, क्रो मिलेगा और पोएट मिलेगा, ठीक है। ये 3 आपके मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। मतलब जिस तरीके से एक क्रो, ठीक है, एक क्रो जो है शुक डाउन ऑन मी, मतलब वो मेरे ऊपर ही, उसने क्या कि वो अपने मेरे ऊपर ही है, वहाँ पे वो क्रो बैठा हुआ है और उसने अपने मूवमेंट के थ्रू उस ट्री को हिलाया, जिसकी वजह से क्या नीचे गिरी उसके ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो। मतलब यहाँ पे पोएट बैठे हुए हैं और ऊपर क्रो बैठा हुआ है। अब क्रो के मूवमेंट की वजह से पूरी ट्री है वो पूरे स्नो से भरी हुई है, ढकी हुई है, ठीक है, बर्फ गिर रही होगी। तो आपने देखा होगा, जैसे आपने शिमला वगैरह में आपने देखा होगा कि जब बर्फ गिरती है तो वो बहुत ही अच्छा अच्छा वाला माहौल, मेरे को तो बहुत खैर पसंद है। आपने कश्मीर वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। तो वैसे ही जो बर्फ है वो पूरी ढकी हुई है इससे, और जैसे ही क्रो ने अपना मूवमेंट हल्का सा किया तो जो डस्ट ऑफ स्नो, मतलब जो स्नो है ना, वो पोएट के ऊपर गिरती है। और वही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पोएट को फील, उसको एक ब्यूटिफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अ चेंज ऑफ मूड से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि पोएट का मूड पहले कुछ और था और अब कुछ और है। मतलब द मोमेंट स्नो ड्रॉप्ड ऑन हिज शोल्डर्स, तो उसको ये चीज़ रियलाइज हुई कि अभी इसके पहले जो मेरा मूड था उससे एकदम ऑपोजिट मेरा मूड वापस से चेंज हो गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। का मतलब होता है रूइंड। ऑल दो पोयम बहुत ही छोटी सी है, बट अगेन मैं आपको एक स्टोरी की तरह से थोड़ा सा इंटरप्रेट करके बताती हूँ ताकि आप लोग को और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हम लोग करते हैं पोएट से। पोएट बहुत ही ज़्यादा उसका डिवस्टेटिंग मूड है, बहुत ही ज़्यादा उसका मूड ऑफ है, बहुत डिप्रेस्ड है, वो टेंस सिचुएशन में इस वक्त है, ठीक है। और उसको लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में एकदम अंधेरा सा अंधेरा ही छा चुका है और अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मेरी लाइफ एकदम ख़त्म के बराबर है, ठीक है। और ये कहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है, एक हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठा होता है जहाँ पे क्रो भी प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है, उसी पॉइंट पे एक क्रो जो कि हेमलॉक ट्री पे ऑलरेडी बैठा होता है, वो मूव करता है, जिसके मूवमेंट की वजह से जो स्नो है उसके कुछ कुछ पार्टिकल्स उसके ऊपर गिर जाते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शोल्डर्स पे गिर जाते हैं। और जैसे ही वो स्नो उसके ऊपर गिरते हैं, उसको एक डिलाइटमेंट महसूस होती है, ठीक है, एक फीलिंग ऑफ डिलाइट महसूस होती है कि ये कितना सुंदर है, ठीक है, जो स्नो गिर रही है, ये स्नो कितनी प्यारी है। अब यहाँ पे सिंबोलिज्म का यूज़ कैसे हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग हेमलॉक ट्री की बात करते हैं। हेमलॉक ट्री सजेस्ट वो करता है, डेथ को सिंबलाइज करता है, ठीक है। हेमलॉक ट्री किसको सजेस्ट करता है, डेथ को सिंबलाइज करता है। क्रो भी आपने देखा होगा, जो डार्कनेस होती है, ठीक है, या फिर फियर, इसको सिंबलाइज कर रहा है। आपने देखा होगा कभी कोई मूवी वगैरह अगर आप देखें तो जो भी हॉरर सीन्स वगैरह आती है तो वहाँ पे देखो एनिमल, सॉरी, जो बर्ड्स होती हैं उसके नाम पे तुमको क्रो ही दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही अराइज हो सकता था कि मैम इसने क्रो ही क्यों लिया, स्पैरो भी ले सकता था, ठीक है, ये कोयल को भी ले सकता था, ये किसी भी बर्ड को ले सकता था, लेकिन इसने क्रो ही क्यों लिया। अगेन कम विद हेमलॉक ट्री ऑल्सो, मैम उसने हेमलॉक ट्री ही क्यों लिया। वो नॉर्मली एप्पल ट्री भी ले सकता था, वो ओक ट्री भी ले सकता था, वो पाम ट्री भी ले सकता था, लेकिन उसने यही दोनों क्यों चूज़ किया। ये दोनों उसने इसलिए चूज़ किया बिकॉज ये दोनों ही ये सारी क्वालिटी को दिखाते हैं, डार्कनेस, डेथ, फियर, ठीक है, जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव माइंडसेट होते हैं,
ये हेमलॉक ट्री और क्रो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वहीं पे जो डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है, वहीं पे जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपने देखोगे, देखो जब बर्फ पड़ती है एकदम वाइट वाइट हो जाता है पूरा, है ना, एकदम वाइटिश लैंडस्केप बन जाता है। तो वो क्या शो कर रही है? आपको पता होगा जो वाइट कलर होता है वो इज अ सिंबल ऑफ पीस, ठीक है। तो जो स्नो है वो इतनी ब्राइट और वाइट है कि वो पीस का सिंबल शो कर रही है कि यहाँ पे इतनी शांति, इतना सुकून। तो जैसे ही वो स्नो उसके ऊपर गिरती है, एकदम अचानक से क्लिक होता है कि ये कितना सुंदर सा है वो स्नो, जो उसको देख रहा है अपने चारों ओर, जो उसके ऊपर भी गिरी है, उसमें उसको अब ब्यूटी नजर आने लगी, ठीक है। अब वो उसके बारे में सोच रहा है कि कितना सुंदर सा माहौल है, पूरी जगह बर्फ फैली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया, इसके अभी जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पोएट है इनकी खास बात ये है कि हर चीज़ को नेचर से कनेक्ट करके चलते हैं। तो इनको पता कब चला कि हाँ अब मुझे अच्छा फील करना है? जब उनके ऊपर स्नो गिरी, और स्नो इज़ अ नेचुरल एलिमेंट, ठीक है। वो नेचर से कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे वो नेचर से कनेक्टेड करके ये बताना चाह रहे हैं कि पहली चीज़ तो अगर हम लोग नेचर से कनेक्टेड हमेशा रहेंगे तो हम लोग को हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिमाग में आएंगी, मतलब हम लोग का माइंडसेट अच्छा रहेगा और हम लोग हमेशा खुश रहेंगे, बहुत ही डिलाइटेड माहौल में रहेंगे। बट वहीं अगर हमने नेचर से कनेक्ट करना बंद कर दिया तो हम लोग को वापस से वैसे डिप्रेसिंग सिचुएशंस और टेंस सिचुएशन में एंटर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जो पोएम है वो समझ में आई होगी। अब हम लोग इसकी कुछ थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम इसके थीम्स के बारे में बात करें तो पहला है डार्कनेस, ठीक है। इस पोएम में हेमलॉक ट्री के थ्रू यहाँ पे डार्कनेस दिखाया गया है। उसके बाद आपका आता है फियर और डेथ, ये आपका क्रो के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पीस, ये आपका स्नो के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। ये तीन, हाँ ये तीन चीज़ें। तो इसमें आपको थीम की अगर मैं बात करूँ तो थीम इसमें डार्कनेस है, ठीक है। और यहाँ पे नेचर से कनेक्ट होने के बाद ही जो डिलाइटफुल सिचुएशन अराइज होती है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और कीवर्ड्स के नाम पे अगर मैं आप लोग को बताऊं, कीवर्ड्स जो आप लोग याद रखेंगे, पहला स्नो, ब्लॉक ट्री, ठीक है। ये तीन आप लोग को दिमाग में रखना है कि जहाँ पे भी आपको हेमलॉक ट्री, प्रो, स्नो आ जाता है दिमाग, मतलब आपके पेपर में कहीं पे भी आता है तो आप लोग डायरेक्टली समझ जाइएगा ये डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर का ही पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आप लोग को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बिकॉज स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आता है तो उसके हाँ एक और चीज़, हाँ याद आ गया मुझे, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेंट्रल आइडिया। मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग अपने सिलेबस में जितनी भी पोएम्स पढ़ते हैं सबका सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। बिकॉज अगर सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में है तो समझ जाइए कि पूरी पोएम आपके दिमाग में बैठी हुई है। सेंट्रल आइडिया दिमाग में होने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं से सेंट्रल आइडिया निकालें फिर उसको छापें, ये नहीं करना है। सेंट्रल आइडिया का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पोएम, जैसे मुझे पोएम आती है इसलिए मैंने आपको समझा दिया, वैसे ही आपको भी उस पोएम को पढ़ना पड़ेगा और खुद से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको अपने वर्ड्स में पूरा लिखिए एज अ सेंट्रल आइडिया के फॉर्म में। जब अगर आपने पूरे जो जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, सिम्बोलिज्म के हो गए और आयरॉनिकल चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप लोग दिमाग में रखिएगा। आप लोग का इसके लिए एक होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ। होमवर्क आपका ये है कि इस पोएम में जितनी भी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, फिगर ऑफ स्पीच जितनी भी आपको समझ में आती है, आपके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं, सही है गलत है आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, इसका आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हो सकती है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, और किस पर्टिकुलर वर्ड के लिए यूज हुआ है आपको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा,
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी पोएम जो है वो समझ में आई होगी और आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।